हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में रीड किया था, ठीक है? और आज हम करेंगे लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में रीड, ठीक है? जिसको आप इस टॉपिक को आप कई बार क्या है एसएसटी में भी रीड करते हैं। तो देखते हैं। पाल्टन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला कि पाल्टन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो केरला बीच में गया था ना अपनी विंटर वेकेशन के दौरान। और उसने कहा ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम पे तो ना जो रेत था और जो मिट्टी थी बीच के पास की है ना बीच के आसपास जो भी रेत या मिट्टी थी वो बहुत ही ज्यादा गर्म था देन द वाटर इन द सी किसके कंपैरिजन में कि जो समुद्र में पानी था ना उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही गर्म था। पर रात के टाइम क्या हुआ जो सैंड और सॉइल थी रेत और मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा ठंडी थी किसके कंपैरिजन में वाटर के कंपैरिजन में। तो पैमा ने रिप्लाई किया यस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली कि जो हर एक ऑब्जेक्ट है ठीक है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से हीट होते हैं और ठंडे होते हैं। लेट अस चेक नाउ हाउ आइए हम चेक करते हैं कि कैसे लैंड एंड वाटर गेट हीटेड कि जो जमीन है या जो पानी है वो किस तरीके से हीट होता है या ठंडा होता है बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। और इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। क्वेश्चन दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट ऑन अ क्लियर सनी डे। आप ये जब एक्टिविटी करेंगे ना तो मतलब उस दिन करना जिस दिन सूरज पूरा निकला हो मतलब बादल ना हो और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट कि किसी अपने टीचर या किसी बड़े की निगरानी में आपको ये एक्टिविटी को करना है। तो आपको क्या करना है टेक टू आइडेंटिकल बाउल्स एज शोन इन फिगर। आपको दो सेम बाउल लेने हैं, ठीक है? ले लिए, ठीक है? एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब आपने फिल वन बाउल हाफ वे विद सोइल। एक बाउल को तो आधा मिट्टी से फिल कर दिया और दूसरे बाउल को आधा पानी से फिल कर दिया। फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ईच बाउल। अब इनमें आपने क्या कर दिया, ठीक है? ये आपने क्या किया थर्मामीटर ले लिया दोनों में, ठीक है? लेबोरेटरी थर्मामीटर ले लिया। आपको मेक श्योर दैट द बल्ब्स ऑफ द थर्मामीटर आर इमर्स्ड इन सोइल एंड वाटर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो थर्मामीटर का बल्ब है, ठीक है, उसको आपने सोइल और वाटर में इमर्स करना है एंड डू नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बाउल। पर जो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बिल्कुल नीचे बॉटम में या बाउल के साइड में टच नहीं होना चाहिए। प्लीज द सेटअप इन सनलाइट। और आपने इस एक्टिविटी को करना है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है? जब सूरज निकला हुआ है। अब आपने क्या करना है आपने टेम्परेचर को क्या करना है मेजर करना है ऑफ सॉइल एंड वाटर एवरी 5 मिनट। देखो हमने थर्मामीटर वहां रखा हुआ है और सनलाइट भी है तो सनलाइट की वजह से क्या होगा सॉइल और वाटर दोनों के दोनों हीट होंगे, ठीक है? तो आपने ना टेम्परेचर चेक करना है थर्मामीटर से। थर्मामीटर है वहां पे। तो आपने क्या देखा कि टेम्परेचर कितना है कि जब आपका जीरो टाइम, ठीक है, उस टाइम पे टेम्परेचर सॉइल का कितना वाटर का कितना। तो जब 5 मिनट के बाद कितना हुआ 10 के बाद 15 के बाद 20 मिनट के बाद, ठीक है? तो हर 5 मिनट के बाद आपने क्या है टेम्परेचर को चेक करना है दोनों के दोनों बाउल का सॉइल का भी और वाटर का भी, ठीक है? तो स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। आपने क्या करना है सॉइल और वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसे स्टडी किया। डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट। क्या टेम्परेचर सेम अमाउंट में बढ़ा है फॉर बोथ द सॉइल एंड द वाटर एट द सेम टाइम। देखो हमने दोनों के दोनों बाउल में क्या किया था हाफ हाफ सॉइल और वाटर लिया हुआ था, ठीक है? थर्मामीटर रखा है सनलाइट भी है। तो क्या दोनों के दोनों जो भी मटेरियल है हमारे वो सेम टाइम पे हीट हो रहे हैं सेम हीट हो रहे हैं। इफ नॉट अगर नहीं विच वन गेट हीटेड फास्टेड कि अगर नहीं तो दोनों में से कौन है जो सबसे फास्ट हीट होगा। हाउ मच वॉज द राइस इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इन 20 मिनट। और 20 मिनट में सॉइल और वाटर दोनों में से है ना
कितना टेम्परेचर बढ़ा है दोनों का, हमें ये बताना है। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन दैट ऑफ द वाटर। तो देखो, जब हमने 20 मिनट के बाद देखा तो हमने क्या देखा, जिस बाउल में हमारा सॉइल था उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसमें पानी है उसका कम है। तो दिस इंडिकेट्स दैट द सॉइल, इससे हमें पता चलता है कि जो मिट्टी है, सॉइल है, हीट्स अप, वो ज़्यादा हीट होती है फास्टर देन वाटर, पानी की बजाय सॉइल ज़्यादा हीट होती है। डज द सोइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर, ठीक है। तो अब देखो, हमने यहाँ पे हीट की बात की थी, अब ये कह रहा है कि जो सोइल है, मिट्टी है, यानी कि वो ठंडी भी होती है, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी पानी की बजाय, ठीक है। कब? नाइट टाइम में। आफ्टर लेटिंग द सोइल एंड वाटर गेट हीटेड, ब्रिंग द सेटअप इंडोर्स एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट, ठीक है। अब सेम यही एक्टिविटी को हमने करना है। कब करना है? देखो, पहले तो हमने इसको क्या किया हुआ था, सनलाइट में रखा हुआ था, बाहर किया हुआ था, है ना, भी ताकि इसको हीट मिले, टेम्परेचर उसका बढ़े, है ना। अब हमने सेम एक्टिविटी को क्या करना है, इस ये सेम सेटअप करना है हमें अंदर की तरफ, ठीक है। वही बाउल ले लिया आपने, हाफ उसमें आपने क्या किया, सॉइल ले लिया और एक में वाटर ले लिया और थर्मामीटर रख दिया ना टेम्परेचर चेक करने के लिए। पर अब आपको ये एक्टिविटी अंदर करनी है कमरे में, ठीक है, ताकि ठंडक मिले। यू विल ऑब्जर्व दैट, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सोइल कूल्स फास्टर देन वाटर, कि अब क्या हुआ जब अंदर रखा कि जो सोइल है वो ठंडी हुई फास्ट, किसकी बजाय? पानी की बजाय। जस्ट एज इट गेट्स हीटेड फास्टर, देखो, जब सनलाइट में रखा तो सोइल जल्दी हीट हुआ और जब हमने अंदर रखा ठंडे उसमें, है ना, तो तब भी क्या हुआ कि जो हमारा सोइल है वो जल्दी क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो देखिए, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, जो समुंदर के आसपास रह रहे हैं लोग, है ना, तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना होती है, कोस्ड बाय द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ डिफरेंट रेट, कि वहाँ पे जो हीट हो रहा है या कूल हो रहा है, क्या हो रहा है, जो वहाँ की लैंड है या वाटर है वो अलग अलग रेट से हीट या कूल होती है। एज द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो देखो, अब इसने क्या कहा है कि अब जो लैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, किसकी बजाय? पानी की बजाय। कब? दिन के टाइम पे, ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं जो मैंने लाइन बोली है, ठीक है, इस और जो हमने अभी एक्टिविटी की है, ठीक है, एक्टिविटी से रिलेट करना है कि जो क्या है, लैंड आपकी ज्यादा फास्ट हीट होती है देन वाटर ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे क्या हुआ, अभी एक्टिविटी में भी किया था ना हमने, कि जो सोइल है वो जल्दी हीट हुई है पानी की बजाय। तो सेम कह रहा है कि जो लैंड हीट होती है किसकी बजाय, वाटर की बजाय, दिन के टाइम पर, इट कोजिस वार्म एयर, तो इसकी वजह से गर्म हवा क्या है, लैंड के ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम पे लैंड ज्यादा हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर। दिस कोजिस कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, और इस तरीके से जो ठंडी हवा मूव करती है समुंदर से लैंड की तरफ, ठीक है, कहाँ से करेगी, जो भी समुंदर से क्या है, लैंड की तरफ जो भी मूवमेंट करेगी, दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इस तरीके से हमने क्या कहा, जो मूवमेंट हुई है ठंडी हवा की, कहाँ से मूवमेंट हुई है उसकी, जो ये समुंदर से क्या है, सी से क्या है, आपकी लैंड की तरफ मूवमेंट हुई है, उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। हैंस इन हॉट प्लेसेस, इस तरीके से गर्म जगहों पर सी ब्रीज रिलीव्स पीपल फ्रॉम द हीट, है ना, सी ब्रीज से बड़ा ही मतलब कि रिलीफ मिलता है किससे, गर्मी से। दैट इज वाई, इसीलिए विंडो ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस्ड फेसिंग द सी, कि जो भी कोस्टल एरिया में जो भी घर बने होंगे ना, उनकी आप विंडो देखना, ठीक है, उनकी जो विंडो होती है उनका फेस हमेशा समुंदर की तरफ होता है। क्यों होता है समुंदर की तरफ? ताकि क्या है कि जो भी एयर की जो मूवमेंट है ना, है ना, वो क्या है कि जो भी ठंडी एयर की मूवमेंट है वो क्या है उनकी वहां पर हो, है ना, इसलिए उसका फेस वो क्या करते हैं, विंडो का फेस क्या करते हैं, सी की तरफ करके रखते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि वाई विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस फेसिंग द सी, तो आप इसमें सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने किया था अभी सी ब्रीज, अब ऐसे हमें करना है ये लैंड ब्रीज।
एट नाइट, रात के टाइम क्या होता है, द प्रोसेस रिवर्सिस, उल्टी प्रोसेस होती है। जो हमने सी ब्रीज में किया था ना, सी ब्रीज का उल्टा लैंड ब्रीज में होगा। इन द absence ऑफ सनलाइट, अब देखो रात को तो सूरज नहीं होता है, तो जो हमारी लैंड होती है वो बहुत ठंडी होती है ना, जमीन ठंडी होगी, सूरज नहीं है तो लैंड ठंडी होती है। फास्टर देन द वाटर इन द सी, ठीक है, जमीन जल्दी ठंडी होगी फास्टली, किसकी कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से द एयर अबव द सी इज वार्मर, और इसकी वजह से जो हवा है समुंदर के ऊपर की वो गर्म होती है। और हमें पता है जो भी मतलब जो गर्म होती है वो हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ उठती है। और ठंडी हवा फ्रॉम द लैंड, ठंडी हवा है जो लैंड से वो मूव करता है टुवार्ड्स द सी, समुंदर की तरफ मूव करती है, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज, और वो क्या क्रिएट करती है, लैंड ब्रीज को क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कूल एयर की मूवमेंट कैसे है, लैंड से सी की तरफ, ठीक है, कहाँ से है, जो भी कूल एयर की मूवमेंट, ये लैंड है, लैंड से क्या है, जो सी की तरफ मूवमेंट होगी उसे लैंड ब्रीज कहेंगे, ठीक है। और जो कूल एयर की मूवमेंट है सी टू लैंड होगी उसे हम सी ब्रीज कहेंगे। दस पीपल लिविंग नियर द सी शोर एक्सपीरियंसिस दैट, और इसीलिए जो लोग सी शोर के आसपास रहते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, वो क्या लगता है कि जो डायरेक्शन है ना, जो वाइंड की रिवर्सिस इन द डे एंड नाइट, कि दिन और रात के टाइम जो डायरेक्शन है हवा की वो भी क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन। डू यू रिमेम्बर व्हेन पैमा एंड पाल्डन वर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस दे फील वार्म, कि क्या आपको याद है जब पैमा और पैल्डन है, जब ये बैठे हुए थे आग के चारों तरफ, तो इनको क्या गर्माहट फील हो रही थी। डियर ग्रैंडफादर टेल्स देम that the heat transfer in this case takes place directly from the fire, तो उनके जो दादाजी थे उन्होंने क्या बताया कि जो हीट है वो ट्रांसफर हुई है इस केस में डायरेक्टली फ्रॉम द फायर, हॉट ऑब्जेक्ट, यानी जो उन्होंने आग जलाई हुई थी ना उससे उनको हीट ट्रांसफर हुई है टू अस बाय आ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। द हीट ऑफ द सन रिचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस, और जो सूरज की जो लाइट है, हीट है, वो हम तक पहुंच रही है, वो इसी प्रोसेस से पहुंचती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, और हीट को ट्रांसफर करने के लिए इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आई वंडर हाउ हीट फ्रॉम द फायर रिचेज अस, अब जो पैमा है उसको भी पता चल गया हीट हमारे तक किस तरीके से पहुंचती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हीट को रेडिएट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल्स कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई गर्म बर्तन है, ठीक है, अगर आप उसको फ्लेम से, आग से दूर रख देते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। वट इज द रीजन फॉर इट, क्या इसके लिए रीजन है, द हॉट यूटेंसिल कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग, जो गर्म बर्तन है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, बाय रेडिएटिंग हीट, वो क्या करता है अपने आसपास जो रेडिएशन थी, रेडिएटिंग थी, हीट थी, उनको क्या कर देता है, रेडिएट कर देता अपने आसपास, और इसलिए बर्तन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइव डीपर। Why is it more comfortable to wear white or light colored clothes during summer and dark colored clothes during winter, कि हम क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में अगर जब हम वाइट या लाइट कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, देखो जो लाइट कलर होगा, ठीक है, या कोई भी लाइट कलर है या वाइट कलर है, वो मोस्टली जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी इसके ऊपर पड़ता है, और इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में, ठीक है।
और डार्क सरफेसेस ऑन द अदर हैंड, और अगर कोई भी डार्क सरफेस है, डार्क कलर है ना, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्व करता है ज़्यादा हीट को। इसलिए हम फील करते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल डार्क कलर के कपड़े सर्दियों में, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा इट मीन उतनी हमें गर्माहट मिलेगी। इसलिए सर्दियों में हम उतना ही क्या है, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और हमें ठंडक ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, हीट मिले। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर। क्या ऐसा आपने देखा है जहाँ पे ये तीनों की तीनों प्रोसेस हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? तो इसके लिए हम देखते हैं, कंसीडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप। ठीक है, कंसीडर करते हैं, हमने केस ऐसा केस लिया है जिसमें पानी है वो हीट हो रहा है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया। ठीक है, वाटर को हम हीट कर रहे हैं। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन विच द पैन एंड द वाटर गेट हीटेड अप। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे बहुत से तरीकों से कि जिसमें पैन एंड द वाटर गेट हीटेड अप, पानी गर्म हुआ, एज वेल एज द वार्मथ, और हमने इसकी जो गर्माहट है वी फील अराउंड द फ्लेम, फ्लेम के अराउंड हमने इसको फील की, एंड द हॉट पैन, और हॉट पैन को, है ना, देखो अब जिस पैन में हमने पानी लिया है, हमने इसको फ्लेम दी, ठीक है, आग जल रही है तो बर्तन भी गर्म रहेगा और उसके आसपास भी हमें क्या हीट फील होती है। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स बाय कंडक्शन। अब एक चीज देखो कि जो हीट ट्रांसफर हुई है, अब हमने आग जलाई हुई थी, आग जली हुई थी और इसकी वजह से क्या हुआ, ये बर्तन गर्म हुआ। ठीक है, तो जो बर्तन गर्म हुआ है, ठीक है, ये हुआ है हमारा कंडक्शन की वजह से। सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड अप बाय कन्वेक्शन, और जो पानी है इस बर्तन में वो गर्म हुआ है कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, जो देखो फ्लेम से जो हमारा बर्तन गर्म हुआ है वो तो हुआ है हमारा कंडक्शन की वजह से। ठीक है, और उसके बाद जो पानी है इस बर्तन के अंदर, ठीक है, पानी है जो बर्तन के अंदर, ये हमारा हीट हुआ है किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से। द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम। ठीक है, और अब देखो अगर मैं इस बर्तन या फ्लेम के आसपास हाथ रखूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं गर्माहट दिखाई देगी। ठीक है, तो जो भी हमें गर्माहट फील होती है फ्लेम के आसपास एंड द हॉट यूटेंसिल, और बर्तन के आसपास, ठीक है, इसके अराउंड, चाहे ये फ्लेम है और चाहे ये बर्तन है, इसके आसपास जो भी हमें गर्माहट फील होती है वो होते हैं किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि तीनों की तीनों प्रोसेस क्या है, एक साथ हो रही है। नेक्स्ट है, लेट अस रैप अप फ्रॉम द एक्टिविटीज, एग्जांपल्स एंड डिस्कशंस सो फार वी फाइंड दैट देयर आर थ्री प्रोसेसेस बाय व्हिच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड। कि जो हमने एक्टिविटीज की हैं, एग्जांपल्स किए हैं, हमने इतनी डिस्कशन की है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ऐसी थ्री प्रोसेस है जिसकी वजह से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब देखो कंडक्शन में क्या होगा, हीटिंग टेक प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट ट्रांसफर, कि जब एक पार्टिकल ने हीट को रिसीव किया, हीट लिया उसने, ठीक है, ट्रांसफर हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, और उसने वही हीट ट्रांसफर कर दी अगले पार्टिकल के पास, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे ना ये जो मैं ये हमारा पॉइंट है, आपको याद होगा हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था जिसमें हमने जब कंडक्शन के लिए एक्टिविटी की थी ना, कि एक मेटल स्ट्रिप ली थी, वहाँ पे हमने वैक्स के साथ 4 पिन ले लिए थे, उसके नीचे कैंडल रख दिया था, फिर धीरे धीरे जैसे हीट मिला तो पहले फर्स्ट पिन है जो, है ना, वो गिरना शुरू हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, है ना। तो सेम वही बात हम कह रहे हैं कि जो हीट होगी वो एक पार्टिकल से आगे ट्रांसफर होगी दूसरे पार्टिकल में, और इस तरीके से ट्रांसफर उसका होता रहता है। द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम दियर पोजीशन, और इसलिए पार्टिकल मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन में। ठीक है, कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं करता, और इन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होगा, हीट तो ट्रांसफर करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी बन रहा है आपका कि कंडक्शन में तो क्या है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते अपनी पोजीशन से, बट कन्वेक्शन में पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं।
नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, अब आपको नोट करना है कि जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट whose particles help in the transfer of heat। अब हमने देखा कि जब हमने कंडक्शन किया या कन्वेक्शन किया, ठीक है, तो दोनों में हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत थी, है ना, मीडियम की जरूरत थी जो हीट को ट्रांसफर करे एक से दूसरे में। इन द केस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के केस में हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हीट तो ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह, पर इसमें हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसके ट्रांसफर के लिए, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में तो हमें क्या है, मीडियम की जरूरत होती है, पर इसमें क्या है, इसमें हमें क्या है, मीडियम की जरूरत नहीं होगी। किसमें नहीं होगी, रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आपका ये डिफरेंस भी बन सकता है। नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग फैक्ट, इन द अपर रिचेज ऑफ द हिमालय रीजन, हम हिमालय रीजन के जो अपर पार्ट तक जब जाते हैं तो अ ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बखारी इज यूज टू कीप रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। तो वहाँ पे एक हीटर का यूज किया जाता है जिसे बुखारी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये कमरों को गर्म रखता है सर्दियों में, ठीक है। अभी बना कैसे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव, एक स्टोव होता है, ठीक है, इन विच वुड और चारकोल इज बर्न, जैसे ये स्टोव बना हुआ है इसके अंदर जो भी है चारकोल या जो भी लकड़ी है हम उसको जलाते हैं। अ लॉन्ग पाइप अटैच टू द, ठीक है, तो लॉन्ग पाइप है जो भी इसकी उसको अटैच किया जाता है टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर, हीटर के ऊपर के लिए यहाँ पे देखा से लॉन्ग पाइप को अटैच किया जाता है। सर्व एज अ चिमनी, जो एक चिमनी की तरह काम करेगा। वेंटिंग आउट द स्मोक, और स्मोक धुएं को बाहर निकालेगा। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, इसका यूज हम कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं। एज इट्स फ्लैट टॉप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा ना, फ्लैट पोर्शन जो बना हुआ है ना, यहाँ पे हम बर्तन वगैरह को रख सकते हैं। ऑल द थ्री प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफर आर इन्वॉल्व, इसमें हीट की तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। व्हेन दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, इसका यूज हम कुकिंग खाना बनाने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसी बर्तन को रख के खाना बना सकते हैं क्योंकि इसको नीचे से हीट मिलेगी, है ना, खाना मिल बनता रहेगा। एंड वार्मिंग अप द रूम, और कमरे को क्या है हम इसमें गर्म भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यू हैव लर्न इन द ग्रेड 6 textbook curiosity that the sun is the main source of heat for the earth, कि मेन सोर्स है जो हीट के लिए हमारी अर्थ पर वो क्या है, सन है। यू हैव सीन योर पेरेंट्स ड्राइंग वेट क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन एट होम, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स गीले कपड़ों को, ठीक है, जो सुखाने के लिए क्या है जैसे बाहर डालते हैं धूप वगैरह में या, है ना, तो जो वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे, तो गीले कपड़े जल्दी से सूखते हैं, कब सूखते हैं, सनी डे, ठीक है, धूप वाले दिन पे। सिंस द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द वेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर, क्योंकि देखो कपड़े गीले हैं, जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा कपड़ों के अंदर से जो पानी का वेपोरेशन होगा, है ना, पानी उतना ही वेपोरेट बन के जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जितनी तेज धूप होगी उतनी ज्यादा वेपोरेशन होगी और उतनी ही जल्दी कपड़े भी सूखेंगे। Thus, heat from the sun plays an important role in the evaporation of water. इसीलिए जो सन से हमें हीट मिल रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पानी के वेपोरेशन में भी, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होएगी उतना ज़्यादा पानी वेपोरेट होगा, बी इट फ्रॉम क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन अ लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस एंड लेक्स। लेट अस लुक एट द फिनोमिना ऑफ वाटर साइकिल टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। आइए अब हम देखेंगे वाटर साइकिल को, ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। वाटर साइकिल, you have also learned in the class 6 science textbook curiosity that water exists in the three state in nature। हमें पता है पानी तीन स्टेट में पाया जाता है। एज अ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये कहाँ पे होता है, इट फील्स द ओशियंस रिवर एंड लेक, है ना, समुद्रों में, नदियों में, लेक्स में, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एज अ सॉलिड, अब पानी सॉलिड की फॉर्म में कहाँ पे होता है, सॉलिड की फॉर्म में इट फॉर्म स्नो, ठीक है, सॉलिड कैसा होता है, बर्फ की फॉर्म में, स्नो हो गया।
आइस शीट एंड ग्लेशियर, है ना, जो पहाड़ों पे जो बर्फ के पहाड़ बने होते हैं, ग्लेशियर होते हैं माउंटेन पे, और जो पोलर रीजन होते हैं वहां पे जो पानी होता है वो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। एज अ गैस, पानी गैस की फॉर्म में भी होता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमोसफेयर, हमारे अर्थ की एटमोसफेयर पर जो पानी है वो गैस की ही फॉर्म में भी होता है। गैस की फॉर्म में कैसे, वेपर बन के। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर। अब देखो गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है, सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो स्नो है, जो आपका बर्फ़ है ना, वो पिघलेगा। अब जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो बर्फ़ पिघलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है पानी में। ठीक है, आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होके वो वाटर में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द सन रेडिएशन, सूरज की रेडिएशन की वजह से, एंड फ्लोज डाउन। और जब वो आइस है, स्नो है, जो वो जब मेल्ट होके पानी बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, रिवर्स, नदियों में, एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशियंस, और ओशियंस में जाएगा। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। और ये जो आइस मेल्ट हुआ था, ठीक है, ये दोबारा से क्या हो जाता है, बाद में देखो प्रोसीजर क्या होता है, आइस मेल्ट हुआ, वो पानी बन के नदियों वगैरह में गया, फिर नदियों वगैरह में जो भी पानी है वो सनलाइट से वेपोरेट हुआ, वेपोरेट बन के वो दोबारा से ऊपर मतलब कि आसमान में गया, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या है, चलती रहती है। वाटर इन द ओशियंस, रिवर एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू द सन। जो पानी है हमारा ओशियंस में, रिवर्स में एंड लेक्स में, वो हीट होता रहता है सूरज की लाइट की वजह से, एंड एज अ रिजल्ट इट वेपोरेट्स एज वाटर वेपर। और जिसकी वजह से वेपर बन जाता है, ठीक है, जो भी पानी वगैरह, ठीक है, ये पानी वगैरह हमारा, अब सूरज सनलाइट क्या है, सनलाइट यहाँ पड़ी, सनलाइट ही पड़ी तो पानी क्या होगा, वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर ऑल्सो वेपोरेट, और पानी कहाँ से वेपोरेट होता है, ट्री और प्लांट से थ्रू ट्रांसपीरेशन। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, है ना, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यहाँ से क्या होता है, जो पानी का लॉस होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट से भी जो पानी है, पानी का क्या होता है, वेपोरेट होता है ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। व्हेन वाटर वेपर राइसेस अप इट कूल्स डाउन। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारा पानी था वो वेपर बन के ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर चलता गया, और ऊपर जाके ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होके क्या हो जाते हैं, जब ये कंडेंसेट हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंसेट हो जाएंगे, और कंडेंसेट होके देन क्या है, ये क्लाउड्स बनाएंगे। और जब क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद क्या है, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, फिर क्या होगी, फिर ये क्या है, बारिश होती है, ठीक है, स्नो, बर्फ, ठीक है, ओले गिरते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन। अब देखो ये कंटिन्यू वाटर की मूवमेंट चलती ही रहेगी, ऊपर जाके वाटर वेपर बनेगा और नीचे आएगा, जब, है ना, जब वो नीचे आएगा मतलब कि बारिश होगी, ठीक है, ओले गिर रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आएगा। पासिंग थ्रू सॉइल, रॉक्स एंड प्लांट्स, और जो भी मिट्टी है, चट्टाने हैं, प्लांट्स, उनसे पास करेगा, एंड फाइनली रिटर्निंग टू वाटर बॉडी, और दोबारा से क्या है, वाटर बॉडी में चला जाएगा। अब देखो जो ये बारिश हुई, बारिश कहाँ जाएगी, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी मतलब नदियों में, समुद्रों में, जहां भी जाएगा, ठीक है। इस कॉल्ड वाटर साइकिल, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। देखो साइकिल का मतलब होता है चक्कर, है ना। तो जिस तरीके से आप किसी पहिए को घुमाते हैं तो वो जिस पोजीशन पे जाता है फिर वैसे हो जाता है, मतलब बार बार कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या हुआ, देखो जो हमारा रिवर वाटर था, सनलाइट पड़ी, वो वेपरेट हुआ, वेपर्स बन के ऊपर गया, ऊपर जाके कंडेंसेट हुआ, कंडेंसेट होके क्या हुआ, क्लाउड्स बने, बादल बने, बादल बने तो बादल के बाद क्या हुआ, बारिश हुई, ओले गिरे, ठीक है। और वो दोबारा से जो बारिश हुई, वो बारिश का पानी कहाँ गया, हमारी इन रिवर बॉडीज में ही जाता है, ठीक है। तो देखो यहीं से पानी, रिवर से पानी ऊपर गया था, और ऊपर से जो पानी एज अ रेन आया वो नीचे गया, फिर वही रिवर्स में गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और इसीलिए इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। Thus the water cycle helps in redistributing
इस तरीके से वाटर साइकिल मदद करेगा दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट, दोबारा से देने में, एंड रिप्लेनिशिंग वाटर इन रिवर्स, लेक एंड ओशियंस। और दोबारा से ये क्या करेगा, मैंने अभी कहा था ना कि पानी देखो यहाँ से वेपोरेट होके ऊपर गया, ऊपर से जब बादल बने, बारिश हुई, वो पानी फिर दोबारा नीचे आया, तो दोबारा से वो क्या आ रहा है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इस तरीके से नदियों को, लेक को, ओशियंस को फिर से पानी से रेप्लेनिश कर देगा। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, और ये हमारे बहुत ही जरूरी है कि हम कंजर्व करें, कंजर्व यानी बचाएं। किसे बचाएं, जो टोटल पानी हमारे अर्थ पर, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो बारिश का पानी है वो हमारी अर्थ की सरफेस पे जो गिरता है वो उसके बाद कहाँ चला जाता है, फ्लो इनटू पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड ओशियंस, इन सब जगह चला जाता है, और सीप इनटू द ग्राउंड। और ग्राउंड में, जमीन के नीचे भी क्या है, रिस जाता है। ठीक है, ग्राउंड के नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नोआ साइंटिस्ट। वराहमिहिर वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। वराहमिहिर थे जो, ठीक है, वो कौन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे 6th सेंचुरी के। कहाँ पे, इन उज्जैनी, जिसे आज के टाइम में उज्जैन कहा जाता है, जो कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में है। इन हिज वर्क ब्रह्म संहिता, ठीक है, जो उन्होंने क्या था, बृहद संहिता था, ही गेव मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल। उन्होंने इसमें क्या था, अपने काम में इन्होंने इसमें क्या था, कुछ मेथड दिए थे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मौसमी बारिश का, है ना, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हिज प्रिडिक्शंस ऑफ सीजनल रेनफॉल वर बेस्ड ऑन फैक्टर। तो उनकी जो प्रिडिक्शन थी, मतलब जो उन्होंने बताया था कि हाँ सीजनल रेनफॉल होगी, वो किस पे बेस्ड था, फैक्टर सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, कि बादल बनेंगे, वाइंड पैटर्न्स पर, हवा की पैटर्न कैसे हैं, स्टार्स की पोजीशन, मून की पोजीशन एंड अदर नेचुरल फिनोमिना, और जो भी हमारे आसपास नेचुरल फिनोमिना हो रही हैं। You may have seen people drawing water from wells और हैंडपंप्स। क्या आपने देखा होगा कि लोग हैं पानी को कुएं से, हैंडपंप से निकालते हैं। दिस इज द वाटर दैट हैज seeped into the ground। अब देखो, जो कुओं में पानी है, हैंडपंप में पानी है, ये वही पानी है, वही बारिश का पानी बोल सकते हैं, वही पानी है जो पानी क्या है, जमीन के अंदर सीप हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। Let us understand how water seeps through the surface of the earth by performing an activity। अब हम एक एक्टिविटी से देखेंगे कि जो पानी है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर किस तरीके से ये जमीन के अंदर जाता है। तो अब देखो ये क्या सोच रही है, क्या कहा है इसने, हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो पानी है वो अर्थ की सरफेस पर कैसे जाता है, कैसे ग्राउंड के नीचे जाता है। तो इसे हम देखेंगे 7.4.1 टॉपिक में, दैट इज सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो एक्टिविटी है ये, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 ट्रांसपेरेंट यूज प्लास्टिक बोतल। ठीक है, हमारे घरों में होती है प्लास्टिक की बोतल ना, ट्रांसपेरेंट, और होनी कितनी चाहिए, 1 लीटर की होनी चाहिए। कट दैम इन द मिडल एंड मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ ईच बोतल। आपने क्या करना है, इस तरीके से देखो बोतल को हाफ कट किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आधा कट कर दिया, और क्या करना है, ये जो बोतल की कैप है, ठीक है, इसमें एक क्या कर देना है, होल कर देना है। कीप देम इन्वर्टेड एंड पुट सम क्ले। अब हमने इनको बोटल्स को उल्टा रखना है, ठीक है, कैप वाले पोर्शन को नीचे उल्टा रख दिया। अब क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट बोतल है, ठीक है, फर्स्ट है, उसमें तो ले लेना है क्ले, दूसरी में सैंड, ठीक है, एंड ग्रेवल इन द थर्ड, और थर्ड में क्या है, ग्रेवल ले लेना है, जो कंकड़ से टाइप में, ठीक है। प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बोतल। अब हमने 3 सेम बीकर रख देने हैं, इनके नीचे बीकर रख दिए हैं, ठीक है, तीनों के नीचे सेम रख देने हैं। एड 2 ml ऑफ वाटर टू ईच बोतल, ठीक है। अब ऊपर से हमें क्या करना है, इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में हमें क्या है, 200 मिलीलीटर वाटर को लेना है। अब हम क्या देखते हैं, प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ईच बोतल। आपको देखना है कि किस में से पानी फ्लो करेगा हर बोतल में। इसका मतलब हमने इन तीनों में जो वाटर को लिया है,
तीन, अब देखो इसमें हमने पानी डाला, ठीक है, मानो कि क्ले में पानी डाला और यहाँ ये जो कैप है यहाँ पे हमने होल भी किया हुआ है, तो किस में से पानी जाएगा और बीकर में जाएगा, है ना। तो आपने कलेक्ट करना है वाटर को दैट फ्लो थ्रू ईच बोतल फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक आपको देखना है, कलेक्ट करना है वाटर कि ये जो इन्वर्ट की हमने बोतल, यहाँ से कितना पानी इन बीकर में जाता है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू ईच बोतल। अब आपने कंपेयर करना है पानी को कि किस बोतल में, है ना, किस बोतल से सबसे ज्यादा पानी आया है, किस में सबसे कम आया है, किसने सबसे ज्यादा क्या है, सीप किया है पानी को। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है किसमें वाटर सीपेज सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, तो देखो बोतल 1 2 3 तीनों लिया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा वाटर क्ले में तो क्या होगा आपका, क्ले में आप बोल सकते हो कि वेरी स्लो, ठीक है, सबसे ज्यादा स्लो होगा इसमें। देन सैंड में स्लो, एंड ग्रेवल में सबसे ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है, क्या ऑब्जर्व किया कि पानी सीपेज कैसा हुआ है, तो ये भी होगा ऐसे ही। ठीक है, पानी सबसे कम सीपेज इसमें होगा, वेरी स्लो इसमें स्लो, एंड ग्रेवल में सबसे ज्यादा फास्ट। ठीक है, अब हमें इसका रीजन जानना है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो देखते हैं। डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन, कि जो आपने सोचा था और जो आपने एक्टिविटी क्या की है, क्या वो एक्चुअल में उससे मैच हुआ। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर सीव्स फास्टेस्ट थ्रो ग्रेवल। हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा पानी को किसने सीव किया है, ग्रेवल ने किया है। स्लोवर थ्रो सैंड, सैंड से कम, एंड स्लोएस्ट थ्रो क्ले, और क्ले में तो बिल्कुल ही कम। Why is it so? ऐसा क्यों हुआ? The spaces between gravel particles are wider. क्योंकि देखो ये जो हमारे gravels होते हैं, ये ना बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड होते हैं when compared to those in sand and clay. sand और clay की बजाय ये जो particles है बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, इसलिए पानी इन gravel के अंदर से, देखो अब ये एक तो है, देखो नॉर्मल लगा के चलो, ये मान लो हमारा ग्रेवल है और ये हमारे बिल्कुल क्या है, सैंड है। ठीक है, अब पानी अगर आ रहा है तो इसमें से आसानी से जाएगा या इसके बीच से, जो जितना वाइड होगा, ठीक है, जो जितना वाइड होगा उतना ही वाटर उसके अंदर इजीली जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वाटर सीप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, इजिली चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर, ऐसी प्रोसेस, ये आपकी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर, ऐसी प्रोसेस जिसमें सरफेस वाटर है वो सीप होता है किसके थ्रू, सोइल और रॉक के थ्रू सीप होता है, अंदर जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर readily if the spaces between soil and rock particles are wider। और पानी इजिली इनफिल्ट्रेट हो सकता है अगर सॉइल और रॉक पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो वाइड हो, ओपन हो, एंड इंटरकनेक्टेड, और एक दूसरे से जुड़े हो। ठीक है, द वाटर दैट सीव्स थ्रू गेट्स स्टोर्ड इन द पोर स्पेसिस। जो पानी है सीप हो जाता है, ठीक है, सीप हुआ है, वो स्टोर हो जाता है पोर में, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर जो पोर्स है उसमें स्टोर हो जाता है। एंड द ओपनिंग इन रॉक्स, और ओपनिंग कहाँ होती है उसकी, रॉक से बीनीथ द सरफेस। ठीक है, सरफेस, उसकी सरफेस से, उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। ठीक है, कि जो भी पानी है, पानी जो सीप हुआ है आपका, ठीक है, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, जो भी सेडिमेंट है उनके पोर्स के बीच में, और वहां से ओपनिंग होएगी वो एज अ ग्राउंड वाटर। द ग्राउंड वाटर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेस। और जो अंडरग्राउंड लेयर है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड लेयर है सेडिमेंट की और रॉक्स की, जो पानी को स्टोर करता है पोर में, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्वीफर्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उन्हें हम, एक्वीफर्स कहेंगे। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल्स। और ये वही पानी है जो हमें मिलता है बाय डिगिंग वेल, जब हम कुएं खोदते हैं या ड्रिलिंग बोरवेल, जब बोर लगाते हैं ना इनटू एक्वीफर्स। दिस वाटर मे बी अ फ्यू मीटर्स टू
हंड्रेड्स ऑफ मीटर बिलो द ग्राउंड। और ये पानी हो सकता है आपका, मतलब जब आप खुदाई करते हैं, है ना, कुछ मीटर से हंड्रेड ऑफ मीटर बिलो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। किस पे डिपेंड करता है ये? लोकेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैसी लोकेशन है। कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे डिस्टेंस में, कहीं पे कम में हो, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से दिखाया गया है, ठीक है। सारा की एक्वीफर है, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ हो गया, ये वेल वगैरह जो आपने कुएं खुदाई की है, बारिश का पानी है ना, सारा दिखाया कि बारिश हुई है, बारिश का पानी आपका अंडर द ग्राउंड में गया है, ठीक है, तो वो सारा है। हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड, ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। द ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पर जो पानी जितना ग्रो करे उसकी रिक्वायरमेंट है ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव लीड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अब देखो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, तो इसलिए उतनी ज़्यादा क्या है कि हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी। एडिशनली डिक्रीज्ड वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज्ड कंक्रीट सरफेसेस इन अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? जो वेजिटेशन डिक्रीज हो रही है ना, कम प्लांटेशन लगा सकते हैं, और जो इंक्रीज हो रहा है अर्बन एरियाज में, है ना, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब लिमिटेड ही है, वाटर इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं है। एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, जिसकी वजह से क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, कम होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। टू एड्रेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो अगर हमें इसको थोड़ा बचाव भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज्ड, और जो पिट, जो गड्ढे को होते हैं उनको रिचार्ज किया जाए ताकि हम क्या कर सके, ग्राउंड वाटर को दोबारा से फिल कर सके। Hence, the water cycle ensures that ग्राउंड वाटर सोर्सेज आर रिचार्ज। और जो वाटर साइकिल से हमें ये भी पता चलता है कि ग्राउंड वाटर सोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज, दोबारा से फिल कर सकते हैं। देयर बाय हेल्पिंग टू इंश्योर अ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई, और जी किस में हमें मदद करेगा? ग्राउंड वाटर की दोबारा से सप्लाई होने में मदद करेगा, ठीक है। दोबारा से ग्राउंड वाटर को हम फिर क्या है, गेन कर सकते हैं। सिंस वाटर स्कैरसिटी, और पानी की जो स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया आपका? कमी। जो पानी की जो कमी होगी, मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, हमारी लाइफ को मुश्किल बना सकती है। पीपल हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर, लोगों ने बहुत सी अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए हैं कि वो पानी को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन लद्दाख, लद्दाख में people have developed innovative ways to conserve water by making ice स्तूप। तो लद्दाख में लोगों ने क्या किया है, पानी को बचाने के लिए आइस स्तूप बनाए हैं ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के टाइम। तो आइए देखते हैं कि ये आइस स्तूप क्या है। साइंस एंड सोसाइटी आइस स्तूप। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख, लद्दाख में स्प्रिंग सीजन में स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई, जो नदियां वगैरह हमारी वो क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है। लीडिंग टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन, ठीक है, जो वहां पे क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सन की रेडिएशन है बहुत ज्यादा होती है। इट्स नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन ड्यूरिंग विंटर, वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम। और विंटर के टाइम में क्या होता है कि जो पानी है माउंटेन स्ट्रीम से चैनल डाउन थ्रू अंडरग्राउंड ग्राउंड पाइप्स, तो क्या किया जाता है, वो जो माउंटेन से जो भी पानी वगैरह है वो कहाँ, किसकी तरफ आता है, वो कैसे आएगा, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू आता है। दिस वाटर इज देन स्प्रेड इनटू द कोल्ड एयर, और इस पानी को कोल्ड एयर में स्प्रे कर दिया जाता है। एज इट फॉल्स, और जब ये गिरता है, इट फ्रीजेस ड्यू टू, तो वो फ्रीज हो जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या है, फ्रीज हो जाना शुरू कर देता है। द आइस बिल्ड्स अप लेयर बाय लेयर, और इस तरीके से अब देखो, लो टेम्परेचर है, जब ये नीचे गिरा तो क्या हुआ, फ्रीज हो गया था। फ्रीज ऐसे होता रहेगा, ऐसा आइस बिल्ट होता रहता है, और एक के ऊपर दूसरी ऐसे लेयर टू लेयर बनती रहती है, क्रिएटिंग अ टोल, और इस तरीके से एक लंबा कोन शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जैसे बनाए हुए ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे कॉनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम आइस स्तूप कहेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दिया है।
द आइस तूप मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग। और ये आइस तूप है, धीरे धीरे मेल्ट होगा स्प्रिंग में। ठीक है, जब ये मेल्ट होएगा, मेल्ट होके क्या होएगा, पानी बनेगा, प्रोवाइडिंग वाटर। और इस पानी का यूज हम किस में करेंगे, फॉर फार्मिंग एंड अदर नीड्स, खेती में और हमारी बाकी जरूरतों को पूरा करने में थ्रू आउट द समर, गर्मियों में, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पानी की कमी ना समर सीजन में ही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया हो। पार्ट सेकंड को देखने से पहले पार्ट वन को जरूर देखना। ठीक है, तो उससे आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ गुड डे।